नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज 23 जनवरी है, जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। मैं स्वयं और हमारा संगठन भारतीय अवाम ताकत दल इस महापुरुष को और स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े सेनानी और काल पुरुष को सत सत नमन करता है और ये एपिसोड उसी काल पुरुष हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही समर्पित है। और उनकी देश के प्रति भक्ति और उनकी कुर्बानी और शहादत की गाथा यदि बताई जाए तो बहुत वक्त लगेगा, कई दिन लगेंगे, उसको समेटना बड़ा मुश्किल है और देश इसको जानता है। लेकिन देश के गद्दारों ने इनकी कुर्बानी शहादत को पृष्ठभूमि में रखवाने का जो साजिश की है उसका भी खुलासा करना बहुत जरूरी है और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते में हमारे इस परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा, ऑब्स्ट्रक्शन मानते हुए इनके साथ क्या गद्दारियां की हैं, इसको भी इस मौके पर बताना जरूरी है। हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म वो उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था और इनके पिता का नाम जानकी दास बोस था। वो शायद शिक्षक थे। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेधावी छात्रों में से एक थे। उसमें जो इंडियन सिविल सर्विस को उन्होंने एक ही प्रयास में पास कर लिया और उनकी अच्छी रैंक भी आई थी। लेकिन देश के प्रति भक्ति और अंग्रेजों की गुलामी को कतई स्वीकार न करने की जो मानसिकता ने इनको प्रेरित किया और आईसीएस में चुनाव होने के बाद भी
और उन्होंने उस आईसीएस को त्याग दिया। ये उनकी देशभक्ति की पहली मिसाल है। वहीं पर दूसरी ओर ये जो कांग्रेस है, ये जो कि पूरे देश में लोगों के दिमाग में ठूसी हुई है कि इसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और सच्चाई यह धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही है कि इसने आज़ादी की लड़ाई कतई नहीं लड़ी। अलबत्ते जो है जिसको कि इस कांग्रेस के जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के इतिहासकार भी इस बात को कबूलते हैं कि इस कांग्रेस पर एक तोहमत एलिगेशन लगता था कि यह अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व है। तो सेफ्टी वाल्व तो एक मुलम्मेदार अल्फाज है, लेकिन असल में वो कांग्रेस जो है आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए ये अंग्रेजी सरकार की मुखबिर थी, अंग्रेजी सरकार के लिए मुखबिर थी, उसके दलाल थे, उसके चमचे थे। और किस पृष्ठभूमि में इस जो है इस चरित्र वाली संगठन का निर्माण हुआ। देखिए, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में आए थे। बात सही है, कांग्रेस में आए, उन्होंने कांग्रेस को देशभक्ति के रास्ते पर लाने की कोशिश भी की और 2 बार अध्यक्ष भी चुने गए, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद इस कांग्रेस का यानी जो चरित्र रहा है, जिस भारत विरोधी मकसद के लिए इसका निर्माण किया गया था, उसको वहां से उसको हटा करके देशभक्ति के रास्ते पर लाने में अपने को समर्थ न पाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और पूरे माहौल को सब जकड़े हुए थे। तो हमारे नेताजी ने फैसला किया कि ये माहौल पूरा, ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू पूरा जकड़े हुए हैं। तो उन्होंने देश के बाहर जो शक्तियां जो अंग्रेजों की दुश्मन हैं, खास करके जर्मनी और जापान, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी सिद्धांत पर जो है अंग्रेजों को इस देश से भगाने का की रणनीति में वो लग गए। तो कांग्रेस का निर्माण किन परिस्थितियों में और किन वजहों से, किस मकसद के लिए अंग्रेजी सरकार ने इस कांग्रेस का निर्माण कराया, यह हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना आवश्यक है। 1857 की जो हमारी प्रथम प्रमुख हमारे आज़ादी की क्रांति थी, हालांकि इसके पहले भी कुछ आंदोलन हुए होंगे, लेकिन ये पहली प्रमुख एक प्रोमिनेंट हमारी आज़ादी की जंग की ये क्रांति थी। इसको जो कांग्रेसी या जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों का नाम लेना भी वैसे इसके पहले भी लिया गया है, लेकिन उन चाटुकार इतिहासकारों का नाम भी जानना हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जरूरी है। उन चाटुकार इतिहासकारों में सबसे पहले नाम आता है विपिन चंद्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश का है शायद। और ये जितने भी चाटुकार इतिहासकार हैं, ये अंग्रेजी में ही लिखते हैं और अंग्रेजी में ही सोचते हैं। इनका दिलो दिमाग जो है अंग्रेज है, और मजबूरन फिर उसका अनुवाद
हिंदी में किया गया। तो सबसे पहले नाम आता है बिपिन चंद्रा का, फिर दूसरा नाम आता है रोमिला थापर, मृदुला मुखर्जी। उसी रोमिला थापर के वंशज का एक चाटुकार किस्म का है वो पत्रकार करण थापर। वो इस देश का दुश्मन वो पत्रकार है, बड़ी अंग्रेजी बोलता है और शायद अपने को दिखाता है कि सबसे अच्छी अंग्रेजी वही जानता है। करण थापर जो है इसी रोमिला थापर के खानदान का है। तो जिस प्रकार रोमिला थापर जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार मंडली की एक सदस्य है, उसी प्रकार करण थापर भी उसी मानसिकता वाला भारत विरोधी एक पत्रकार है। तो मृदुला मुखर्जी, इसके बाद इरफान हबीब, इसके बाद राम शरण शर्मा और रामचंद्र गुहा और आरसी दत्ता, ये सब जो है एनपीसी के चाटुकार इतिहासकार हैं। तो इन सबों ने उस हमारी 1857 की जो प्रथम क्रांति थी आजादी की, कभी भी इन सबों ने महत्व नहीं दिया। ये बराबर बोलते रहे कि ये आजादी की लड़ाई नहीं थी, ये तो जमींदारों और नवाबों और राजाओं के खिलाफ आंदोलन था और तमाम, और ये सीमित था, इसका कोई नेता नहीं था, तमाम तरह की बातें, और इसमें राष्ट्रीयता नहीं थी। सिर्फ ये इनको बताने का था कि जब से उस कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 से, तभी से राष्ट्रीयता आई है। इन चाटुकार इतिहासकारों का ये कहना था। और लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को यह जानना आवश्यक है कि 1857 की जो क्रांति थी, कुछ कमियां हो सकती हैं। कुछ कमियां जैसे कि एक तो सीमित दायरे में था। सीमित दायरे से मतलब कि पूरे भारत में पूरे भारत में ये क्रांति नहीं फैली थी, और सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, इतना तक ही वो फैला हुआ था, ये मान सकते हैं। लेकिन यदि यह भी संगठित रहता तो वो भी अंग्रेजों को, अंग्रेजी सरकार को भगाने में सक्षम था, ऐसी बात नहीं थी। उसकी विफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि जो तिथि, जिस तिथि को क्रांति करनी थी, जिस तिथि को क्रांति करनी थी, वो अति उत्साह में अलग अलग तिथियों में लोगों ने शुरू कर दिया, और अंग्रेजी सरकार चौकन्ना हो गई। और फिर इसके बाद उसने और इस आंदोलन को बारी बारी से कुचला। और उस अति उत्साह में क्रांति करने वाले में सबसे नाम आगे आता है मंगल पांडे का। मंगल पांडे ने पहले ही शुरू कर दिया, तो सब चौकन्ने हो गए। तो ये विफलता का कारण था, जो भी है। और लेकिन इसकी कई विशेषताएं हैं। विशेषता ये भी है कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल और उसकी पराकाष्ठा और वो उसमें समाप्त था। क्योंकि यहाँ से बरेली से बख्त खान थे, और अयोध्या से मौलवी अहमदुल्ला
मौलवी अहमदुल्ला खान थे, तात्या टोपे तो थे ही, और उनके एक सहायक थे मौलवी अजीमुल्ला खान, वो भी थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, और बिहार में जो आरा जिले में एक जगदीशपुर पड़ता था, जगदीशपुर, वहां से वो जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। और इसके बाद तो खैर मंगल पांडे थे, और झांसी की रानी थी, नाना साहब थे, तात्या टोपे वगैरह थे। तात्या टोपे तो पूरे देश में नवाबों से, राजाओं से सहायता मांगने के लिए बहुत उन्होंने प्रयास किया, भ्रमण किया। और इस 1857 की क्रांति के लिए कोई भी राजा, चाहे वो राजपूताना का हो, चाहे वो मराठवाड़ा का हो, कोई भी राजा, कोई भी नवाब तात्या टोपे जी को सहायता देने के लिए तैयार नहीं हुआ। बल्कि जब वो छुप कर जब वो सहायता मांगने के लिए सभी राजाओं और नवाबों के पास प्रयास कर रहे थे, तो अंग्रेजी सरकार उनके पीछे पड़ी हुई थी और उन पर कड़ी नजर रखे हुई थी। और तो सहायता देना तो दूर, एक किसी राजा या नवाब ने मुखबिरी करके इनको पकड़वा दिया, और उसी गद्दारी में कि वो शिकार हो गए, और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई। तो देश में गद्दारों की कमी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारे जो क्रांति थी, वो हमारे हिंदू मुस्लिम एकता जो कि इस देश के लिए बहुत जरूरी है, इस क्रांति में वो अपने शबाब पर थी, पराकाष्ठा थी, बहुत बड़ी मिसाल थी, और देश के लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। और एक बात और थी कि इस क्रांतिकारियों का कोई नेता नहीं था। तो इन क्रांतिकारियों ने आनन फानन में बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल के अंतिम बादशाह थे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, दो नाम उनके आते हैं, तो उनको अपना नेता बना लिया। बहादुर शाह जफर जो है, उसमें उनकी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन जब क्रांतिकारियों ने अपना नेता घोषित कर दिया, तो वो अपनी सेहत ठीक न होने के बावजूद भी उन्होंने इस आजादी की प्रथम क्रांति का नेता बनना स्वीकार कर लिया। और अंग्रेजी सरकार ने भी इन्हें बागी मान लिया, और इनको बागी मानते हुए वो इनको यानी वहाँ रंगून की जेल में वो बंद कर दिया, बर्मा में। और वहीं पर बहादुर शाह जफर का देहांत भी हो गया। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मुझे इस दुनिया से रुखसत होते समय हमको खुद की जमीन नहीं मिली। उनकी खुद की जमीन से सिर्फ मतलब था भारत की जमीन। वो भारत की जमीन को ही अपनी जमीन मानते थे। ये देश के दुश्मन मानसिकता रखने वाले इस मुगल वंशज को आक्रांता बोलते हैं। तो देश के दुश्मन इसलिए हैं कि वो हमारी जो एकता, जो भारतीय एकता है, तो भारतीय एकता का जो मुख्य आधार है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कार्ड है, जो मेरुदंड है, वो है हिंदू मुस्लिम एकता। तो हिंदू मुस्लिम एकता के जो शत्रु हैं, वो इस तरह की थियरी चलाते हैं, इस तरह का एक हुआ खड़ा करते हैं कि मुगल डायनेस्टी को, मुगल वंशज को ये आक्रांता बोलते हैं। तो उनके लिए सीख है कि बहादुर शाह जफर ने
ये कहा था कि मैंने अपनी आत्मकथा में यही लिखा कि मुझे इससे दुनिया से रुखसत होते समय अपने खुद की जमीन नहीं मिली थी। तो खुद की जमीन से उनका तात्पर्य सिर्फ भारत की जमीन था, मंगोलिया नहीं था। तो इस क्रांति को अंग्रेजी सरकार ने कुचल तो दिया, बड़ी बेरहमी से कुचला इसने। जितने भी क्रांतिकारी थे, जिस गांव से, मतलब एक भी क्रांतिकारी था, एक भी क्रांतिकारी जिस गांव से था, उस पूरे गांव को अंग्रेजी सरकार ने फुकवा दिया और उनको मार करके उनकी लाशों को उल्टा लटका दिया पेड़ों से, ताकि लोग जो है वो आक्रांतित हों, डरे अंग्रेज सरकार से डराने के लिए। तो बड़ी बेरहमी से उसको कुचला। तो कुचलने के बाद भी उनके मन में एक दहशत थी। दहशत क्या थी कि वो और बड़े चिंता में पड़ गए थे कि उनका ये कहना था कि हमने इस बगावत को, चूंकि हमारे लिए, हमारे देश के लिए तो वो आज़ादी की क्रांति थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार के लिए वो बगावत थी। तो उनका ये सोचना था कि हमने इस बगावत को कुचल तो दिया, दबा तो दिया, था बड़ा खतरनाक। थोड़ी सी भी गफलत होती तो हमारी हुकूमत भी जा सकती थी। तो और उसमें हिंदू मुस्लिम एकता को देख करके वो ढल से गए, हिल से गए थे। तो उनका ये सोचना था कि कोई ऐसी संस्था हो कि जो कि हमको समय रहते ये खबर कर दे कि साहब इस मुद्दे पर जो है वो भारत की जनता बिल्कुल भड़क गई है और उद्वेलित हो गई है, आंदोलन करने पर आमादा हो गई है और अंग्रेजी सरकार को उखाड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरह के आंदोलन वो करने के लिए वो मन बना चुकी है। यदि इस तरह की खबर हमको मिल जाए तो निश्चित है कि उन मुद्दों को थोड़ा बहुत हल करके उस आंदोलन को शांत किया जा सकता है। ये तो जो सोच में पड़ गए कि इस तरह की कोई संस्था हो, तो वो संस्था जो है यहीं के लोगों के द्वारा बनाई गई हो, लेकिन किसी को पता न चले कि यह अंग्रेजों के लिए यानी काम करने वाली और भारतीयों के द्वारा ये संस्था है और इस अंग्रेजी सरकार के लिए मुखबिरी का काम करने के लिए यही उसका मकसद था। दूसरा जो हिंदू मुस्लिम एकता, जो कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी, तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना है। यह अंग्रेज सरकार की नीति का, उसकी पॉलिसी का एक अविभाज्य अंग, इनएलाइनेबल यानी उसका पार्ट बन गया। तो दो उद्देश्यों से, एक तो मुखबिरी करके और ये बताने का कि साहब ये मुद्दा जो है बड़ा गर्म हो रहा है, जनता जो है वो संगठित हो रही है, आपकी हुकूमत को भी उखाड़ने पर आमादा हो चुकी है। उसकी खबर जो है अंग्रेजी सरकार को मिल जाए और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए दो मकसद। तो इन्हीं दो मकसद के लिए अंग्रेजी सरकार ने अपने एक अंग्रेज एलन ओटावियो ह्यूम या एओ ह्यूम, जो कि इटावा जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ का कलेक्टर था। और उसकी विशेषता एक और थी कि जिसमें वो क्रांति हुई थी हमारी 1857 वाली, उसमें ये इंटेलिजेंस ऑफिसर था ये एओ ह्यूम। और
इसी के इशारे पर हजारों क्रांतिकारी मारे गए थे। माने हजारों क्रांतिकारियों का हत्यारा था ये एओ ह्यूम। उसी एओ ह्यूम ने कांग्रेस नाम की एक संस्था बनाई 1885 में, वही कांग्रेस है। तो कांग्रेस का संस्थापक जो है हमारे हजारों क्रांतिकारियों का हत्यारा है। और देखिए विशेषता एक बात की, हर एक पार्टी अपने संस्थापक का जन्मदिवस मनाती है। हर एक पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है वो, जो मुलायम सिंह संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के, उसका जन्मदिवस मनाती है। बीजेपी मतलब जनसंघ के संस्थापक जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस मनाती है। कांग्रेस अपने संस्थापक एवं ह्यूम का जन्मदिवस नहीं मनाती। वो कैसे मनाएगी, कैसे दिखाएगी कि उसका जो संस्थापक है एवं ह्यूम जो है हजारों माने 1857 के हजारों क्रांतिकारियों का हत्यारा है। तो इस चीज को हमारे सभी भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से इसको जान ले। तो ये कांग्रेस की स्थापना मुख्य दो उद्देश्यों के लिए, एक तो मुखबिरी के लिए, दूसरा जो है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए, और दिखाना कि हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वैसे ही है, इसको आसान शब्दों में समझने के लिए कि जैसे कोई कारखाना है, फैक्ट्री है, और उसमें काम करने वाले कर्मचारी या मजदूर हैं, और उन मजदूरों का एक नेता होता है और उस फैक्ट्री का एक मालिक होता है। मजदूर जो है उस नेता को समझते हैं कि भाई ये हमारे हितों का रक्षक है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो नेता जो है वो यानी मिल मालिक का, कारखाने के मालिक का होता है। और तो वो कारखाने के मालिक का वो मुखबिर होता है, और कर्मचारी मानते हैं कि वो जो है वो उनका नेता है और उनके हितों का रक्षक है। ये मैंने इसी भूल में, इसी भ्रम में वो बेचारे जीते रहते हैं। तो देश की जनता समझ रही थी कि ये हमारे हितों की रक्षक है ये कांग्रेस जो है, लेकिन ये मुखबिर थी अंग्रेजी सरकार की। तो दो उद्देश्यों के लिए। तो और जो है ये इस अंग्रेजी सरकार ने और भी संस्थाओं को बनवाया अपने संरक्षण में, अपने पेट्रोनेज में या अपने तत्वाधान में। मुस्लिम लीग को 1906 में, वामपंथियों की स्थापना करवाई 1920 में, 1922 में हिंदू महासभा जो कि इसमें विश्व हिंदू परिषद बन गया है, और इसके बाद 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना। ये पांचों संस्थाएं अंग्रेजी सरकार ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए बनाई थी, और यही सब जो है आज भी हमारी एकता के दुश्मन बने हुए हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए दिन रात जो है वो षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का कि हमारी आवाम जो है इसमें मैंने जो है इनके जाल में, इनके षड्यंत्र में, और इनका शिकार बनकर रह गई है। कुछ लोग जो आरएसएस के समर्थक हो गए हैं, कुछ लोग जो विश्व हिंदू परिषद के समर्थक हो गए हैं, कुछ जो वामपंथियों के समर्थक हो गए हैं, कुछ जो है वो मुस्लिम लीग के हो गए हैं, और कुछ कांग्रेस के। जबकि ये सब के सब जो है एकता को तोड़ने वाली संस्थाएं जो है अंग्रेजी सरकार ने बनाई थी, और आज भी वही कर रहे हैं सब। तो हमारी आवाम का ये फर्ज बनता है, हमारे आदरणीय भाई, कि इनके जाल से निकलें, कांग्रेसियों के, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के, वामपंथियों के,
और इंडियन मुस्लिम लीग। हालांकि इंडियन मुस्लिम लीग के जो हाँ वो उसके भी जल से तो, और ये कांग्रेस जो है कई वर्षों तक अपना यूनियन जैक का झंडा लगाती रही। यूनियन जैक झंडा किसका है? अंग्रेजों का, और अंग्रेजी सरकार का, ब्रिटेन का है। तो अपने सभा ये हमेशा यूनियन, मैंने कई वर्षों तक ये जो है ये यूनियन जैक का झंडा ये लगाते रहे और लहरवाते रहे, और अपनी सभाओं में जो है क्वीन एलिजाबेथ या ब्रिटेन किंग लिव लॉन्ग, यानी दीर्घायु हों, इस तरह के नारे थे लगाते ये कांग्रेसी। अब इनकी सच्चाई जानना जरूरी है कि ये किस तरह से यानी ये आजादी की लड़ाई ये लड़ रहे थे। और मैंने तो बताया कि ये 1889 में एक अंग्रेज खुद जो है इस कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, विलियम विडेनबर्ग। और फिर वो ब्रिटेन में वहां का संसदीय चुनाव लड़ा और वहां का जो सांसद बन गया, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। और फिर वो जो रानी विक्टोरिया थी उसके सचिव का सचिव बन गया। और 10-15 साल उसके रानी विक्टोरिया के सचिव की सेवा करने के बाद 1910 में फिर आकर के वही विलियम विडेनबर्ग फिर वो कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। तो पूरा ये जो है ये कांग्रेस जो है वो अंग्रेजी सरकार का ही एक अंग थी, उसके लिए मुखबिर और दलाल थी। ये वास्तविकता हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ये कांग्रेसी जो है या जेएनपीसी के प्रवक्ता ये बीजेपी वालों के सामने, एंकरों के सामने और सबके सामने धारते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। और बीजेपी वाले बहुत ही एक प्रतीकात्मक विरोध के साथ, दिखावे के विरोध के साथ जो है इनके हर झूठे दावों को यानी सही साबित करने का वो रचना करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। जैसे कि ये सुधांशु त्रिवेदी ये बराबर ये कहता है कि भाई इनकी कांग्रेस की सभाओं में जो है वो यूनियन जैक का झंडा लगता था और ब्रिटेन किंग लिव लॉन्ग के नारे लगते थे। तो ये जो है आजादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये देश के साथ गद्दारी थी। तो इसको सुधांशु त्रिवेदी नहीं बोलता है कि देश के साथ गद्दारी करने वाली ये संस्था थी, ये कांग्रेस जो है। और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इन अंग्रेजों ने जो एक इंडियन काउंसिल एक्ट, एक अधिनियम लाया 1909 में, इंडियन काउंसिल एक्ट। उस एक्ट को इन कांग्रेसियों ने हूबहू उसको स्वीकार कर लिया। उस एक्ट में क्या था, उस अधिनियम में क्या था? उस अधिनियम में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए एक अलग मतदाता मंडल, यानी या आप लोगों की शब्दावली जो इस तरह की शब्दावली में कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग मतदाता मंडल की व्यवस्था थी उसमें। उसको इन कांग्रेसियों ने वो उसको स्वीकार करके पाकिस्तान बनने की नींव रख दी।
इन कांग्रेसियों ने, इन गद्दार का जो है वो कांग्रेसियों ने 1909 में ही, और आज जो है पाकिस्तान बनने के लिए जिन्ना है जिम्मेदार, तो वो टू नेशन थियरी सावरकर की है, तो आरएसएस वालों की है। इस तरह की बात जो है वो फैलाई गई है। और इसके बाद जब ये गांधी आता है, तो गांधी आता नहीं, बल्कि गांधी को तो इन अंग्रेजी सरकार ने अफ्रीका से पैराशूट करवाया। किस लिए? कि जब हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, या बंग भंग हुआ, या पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसके विरोध में एक देशभक्ति का आंदोलन चला। उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। और एक और था आंदोलन, उसका नाम था अनुशीलन समिति। तो स्वदेशी आंदोलन और अनुशीलन समिति को दबाने के लिए, उसका सामना या उसको काउंटर करने के लिए अंग्रेजों ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में पैराशूट करवाया। ये मकसद था। यानी देशभक्ति के आंदोलन को दबाने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी को अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका से पैराशूट करवाया। और आते ही वो जो है अंग्रेजों की भक्ति वाला और भारत विरोधी वो हरकत जो है, हरकत इसने शुरू कर दिया मोहनदास करमचंद गांधी ने। आते ही जो है उसने सार्वजनिक रूप से अंग्रेजी सरकार के प्रति भक्ति की घोषणा कर दी। उसने कहा कि मैं अंग्रेजी सरकार का वफादार सिपाही हूं, और मैं देश के नौजवानों को भी आह्वान करता हूं कि वो भी अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का सबूत पेश करें। उसके आह्वान का मैंने इस प्रकार से सार्वजनिक आह्वान का मतलब ये था कि उसमें प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1919 तक था। तो अंग्रेजों को भारतीयों की आवश्यकता थी अपनी सेना के लिए। तो भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने का काम जो है यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। और यही बोल करके किया था कि मैं तो अंग्रेजी सरकार का एक वफादार सिपाही हूं, और भारत के नौजवानों को भी चाहिए कि वो भी अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का सबूत पेश करते हुए अंग्रेजी सेना में भर्ती हूं। अब यही सवाल शायद हमने एक आध बार और किया था कि जिस अंग्रेजी सरकार को उखाड़ने के लिए हमारे 7 लाख भारतीय भाई बहनों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, प्राण अर्पित किए, उसी अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए ये मोहनदास करमचंद गांधी भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाता है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनी खुद फैसला करें कि ये मोहनदास करमचंद गांधी किस स्तर का भारत विरोधी गद्दार था। ऐसी बात और भी घटनाएं बताई गई हैं कि जो उसमें शायद 19 से 18 या 17 के आसपास, 18 या 19 के पास हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, मैं यानी मतलब जिसको कि परंपरागत रूप से मुसलमान कहते हैं भारत में, तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ कट्टरवादी सोच के तत्व हैं, जो जिनका मतलब जो है इस देश से नहीं रहता है। वो भारत के बाहर टर्की में क्या हो रहा है, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, उसी बात को लेकर के वो भारत में इस तरह से मैंने आंदोलन, दुर्व्यवस्था फैलाते हैं। तो टर्की में एक खलीफा को लेकर के
अंग्रेजों में और वहाँ के खलीफा और खलीफा के समर्थकों में एक संग्राम चल रहा था। तो खलीफा के इस समर्थन में यहाँ के वही कट्टरवादी तत्व, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, तो उनके समर्थन में एक खलीफत आंदोलन ये कट्टरवादी तत्व चला रहे थे। तो इस मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या किया कि इस खलीफत आंदोलन का नाम बदल दिया, उसका नाम रख दिया खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन का नाम बदल करके इसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया और इसको आजादी की लड़ाई का एक आंदोलन का रूप दे दिया। किसको? खलीफत आंदोलन को, जो कि टर्की के खलीफा के संबंध में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके कुछ कट्टरवादी तत्वों द्वारा चलाए गए आंदोलन को। तो इस कदर ये भारत विरोधी था ये मोहनदास करमचंद गांधी। मोपला एक सांप्रदायिक जो है बहुत बड़ी हिंसा थी, सांप्रदायिक। ये मोहनदास करमचंद गांधी उन हिंसक और यह हत्या करने वाले तत्वों की निंदा करने के बजाय ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है उस नरसंहार में जो नरसंहारी थे, जो हत्या करने वाले थे, उनका समर्थन किया। और ये चीज जो है जो आयरलैंड की महिला थी, वो अनी बेसेंट जो कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में वहां से आकर के शामिल हुई थी। अनी बेसेंट ने इस मोहनदास करमचंद गांधी की बहुत ही लताड़ लगाई। और एक अंग्रेज थे एलन विल्किंसन, तो वो सरेआम बोले थे कि ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है इज द मोस्ट ओबीडियंट सोल्जर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यानी वो सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था कि ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है ब्रिटिश माने साम्राज्य का एक बहुत ही वफादार सिपाही है, ये बोल चुके थे। तो और अंग्रेज भी भरोसा करते थे कि जब तक ये मोहनदास करमचंद गांधी है तब तक जो है अंग्रेजों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो एलन विल्किंसन ने बोला था इस मोहनदास करमचंद गांधी को कि ही इज द ओनली तो वो बोला था कि ही इज द ओनली फेथफुल सोल्जर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। किसके लिए? मोहनदास करमचंद गांधी के लिए। अच्छा, एक बात थोड़ी रह गई थी कि जब ये मोहनदास करमचंद गांधी ने अंग्रेजी सेना के लिए भारतीयों को भर्ती करवाया, अंग्रेजी सेना में प्रथम विश्व युद्ध के लिए, तो अंग्रेजों ने उसके एवज में इसको उपाधि दी थी केसरी हिंद, या हिंद केसरी, कुछ ऐसी उपाधि होती थी। और अंग्रेज जो है जो अपने चमचों को जो उनकी चमचागिरी करते थे, जो माने इस तरह से माने स्वामी भक्ति दिखाते थे, उनको राय बहादुर, नाइटहुड, सर, केसरी हिंद, इस तरह की उपाधि जो है वो दिया करते थे। तो अंग्रेजों ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को जो हिंद केसरी की उपाधि दिए हुए, और ये रिकॉर्डेड हिस्टोरिकली
रिकॉर्डेड, ये सत्य है। जो गांधी के जो चमचे हैं वो कहते हैं कि इन्होंने वो चंपारण से शुरू किया, खेड़ा से शुरू किया, और कोई मिल यहां से शुरू किया। वो सब बकवास, सब बकवास। वो गांधी कभी भी आजादी का पक्षधर नहीं था। वो हमेशा डोमिनियन स्टेटस, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की ही मांग करता था। वो डोमिनियन स्टेटस का तात्पर्य यह होता है कि कोई भी देश अपनी जो भी पद्धति को पसंद करता है वो पद्धति जो है लागू कर सकता है। डेमोक्रेसी है और एरिस्टोक्रेसी है, अलीगर्की है, प्लूटोक्रेसी है, जो भी क्रेसी है उसको अच्छा लगता है, या मोनार्की है, जो भी है, तो उसको लागू कर सकता है। लेकिन अंतिम जो शक्ति है, फाइनल अथॉरिटी है, अल्टीमेट जो पावर है, वो ब्रिटेन के पास रहेगी, असली जो सत्ता। और इस व्यवस्था के तहत कम से कम 15 देश अभी भी पूरी दुनिया में हैं, विश्व में हैं। 3 प्रमुख तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, 12 और है। वैसा ही डोमिनियन स्टेटस की मांग ये मोहनदास करमचंद गांधी भारत के लिए भी कर रहा था। ये कभी भी आजादी की बात नहीं कर रहा था। लेकिन जब हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह जैसे महान क्रांतिकारी देशभक्त और अमर शहीदों के द्वारा जो है ये कहा गया कि नहीं भाई, अंग्रेजों को पूर्ण रूप से जाना है, उनसे कोई बातचीत नहीं करनी है। मतलब कि हमको डोमिनियन स्टेटस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इनको पूर्ण रूप से जाना है और इसलिए हमको संपूर्ण आजादी चाहिए। और जब ये संपूर्ण आजादी का मुद्दा पूरे देश में लोगों में जब ये लोकप्रिय होने लगा, तो जानते हैं ना कि ये जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर लोकप्रिय मुद्दे को चुराने की इनकी आदत होती है। तो ये मुद्दा हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह इत्यादि का जो लोकप्रिय मुद्दा था कि संपूर्ण आजादी का मुद्दा, मतलब कि अंग्रेजों को पूर्ण रूप से यहां से भगाना है या जाना है उनको। जब ये मुद्दा लोकप्रिय हुआ तो उस मुद्दे को चुराने के लिए ये और अपना मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस ने एक षड्यंत्र किया। और इसकी क्रेडिट, इसका श्रेय सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू को दिलाने के लिए इस मोहनदास करमचंद गांधी ने, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष बनने की वरीयता या नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार इसने धक्का दे करके मैंने किनारे किया और गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। और इसे चुराए हुए मुद्दे, इसे चुराए हुए मैंने इसे जो है संपूर्ण आजादी का मुद्दा जो कि हमारे अमर शहीदों का मुद्दा था, उसे चुरा करके अपना मुद्दा बना करके श्रेय देने का काम इस मोहनदास करमचंद गांधी ने इस जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवा करके 30 जनवरी 1929 लाहौर में रावी नदी के तट पर इसने घोषणा करवाई, जो है पूर्ण आजादी का, संपूर्ण आजादी का। और एक बात वो गौर करने वाली बात है कि जब ये पूर्ण आजादी की मैंने मतलब कि पूर्ण या संपूर्ण स्वतंत्रता आजादी की घोषणा इसने कांग्रेस ने की लाहौर में 30 जनवरी 1929 को। तो जिस जिन्ना को ये बदनाम करते हैं ये कांग्रेस वाले
जिन्ना ने कभी नहीं कहा कि हमारा पाकिस्तान का मुद्दा पहले उसको हल करो, सेटल करो, तब हम जो है इस संपूर्ण आज़ादी का संपूर्ण आज़ादी की मुहिम या क्रांति का हम समर्थन करेंगे। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। पाकिस्तान की मांग जो है इस संपूर्ण आज़ादी की घोषणा के 11 साल बाद होती है, 1940 में होती पहली बार। इसका जवाब इन कांग्रेसी जो मुखबिर थे वास्तव में, उनको इसका जवाब उन्हें देश को देना होगा कि संपूर्ण आज़ादी की जब घोषणा होती है तो जिन्ना साहब ने भी इसका विरोध नहीं किया बल्कि समर्थन किया। और फिर वही 11 साल बाद क्यों जो है पाकिस्तान की मांग उठती है, इसका जवाब सिर्फ जो इन कांग्रेसी चमचों को, कांग्रेसियों को देना पड़ेगा देश को। तो खैर, तो साहब 1927 में इसके पहले ये बराबर सब बोलते थे कि हमको जो है सिर्फ डोमिनियन स्टेटस चाहिए। और 1927 में जो है वो कलकत्ता अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने एक संशोधन उसमें डलवाया कि नहीं भाई, हमको जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए, संपूर्ण आज़ादी। तो वो संशोधन जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसमें डलवाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस जो है इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की जकड़ में इस कदर थी कि वो संशोधन जो है वो पारित नहीं हो सका। तो यह देश को जानना जरूरी है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी बराबर आज़ादी की मांग इसने कभी नहीं की, बल्कि ये डोमिनियन स्टेटस की ही बात करता रहा। और लोग कहते हैं कि इसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और क्या क्या मैंने झूठ वो फैलाया गया पूरे देश में, दे दी हमें आज़ादी बिना खट बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये शब्द सुनते ही हमारे जो देशभक्त लोग हैं हमारे देश में, हमारे भारतीय भाई बहन, उबकाई आती है, नौसिया आता है। इन दोनों गद्दारों का, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों का ये पराकाष्ठा तब होती है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष का जब चुनाव होता है, तो पहली बार जो है वो 1938 में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सर्वसम्मति से चुने जाते हैं। तो एक साल उन्होंने इस कांग्रेस को जो कि अंग्रेजों की मुखबिरी के लिए अंग्रेजी सरकार ने खुद बनाई थी, उसको देशभक्ति के माहौल में या देशभक्ति के रास्ते पर लाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहुत प्रयास किया और उतने कामयाब नहीं हुए, और उनको भी बड़ी तकलीफ हुई और इन सबों को भी बड़ी तकलीफ हुई। तो दूसरी बार जब वो ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की बात आई, तो मोहनदास करमचंद गांधी के जो चमचे थे वो पहले से ही हल्ला करना शुरू किया। मैंने दे स्टार्टेड क्लेमरिंग, हल्ला करना शुरू कर दिए कि इस बार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष जो है सर्वसम्मत वाले तरीके से नहीं होगा, इस बार कंटेस्ट होगा, इस बार चुनाव होगा, इस बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। इस तरह का सोचने में मोहनदास करमचंद गांधी और उसकी मंडली का यह सोचना था कि ये षड्यंत्र था कि कोई इस तरह से डमी कैंडिडेट खड़ा कर देंगे और पूरा प्रचार करेंगे, और जो है उस चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हरा देंगे। तो इन सबों ने एक कैंडिडेट खड़ा किया, सीता भी रमैया, पट्टा भी रमैया को, और इन सबों ने पूरा जोर लगा दिया। मोहनदास करमचंद गांधी ने तो अपने राजनीतिक प्रतिष्ठा को ही दांव पर लगा दिया। घूम कर ये प्रचार किया इसने, इस मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा
कि सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया की हार हमारी व्यक्तिगत हार है, तब भी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस मोहनदास करमचंद गांधी या उसकी मंडली के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र को नाकाम करते हुए उनके उम्मीदवार सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया को हराया और कांग्रेस का अध्यक्ष पद का को उन्होंने प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल की, उनको शिकस्त दिया। अब आया समय जो है अपनी जो है कार्य समिति को गठन करने का। तो कांग्रेस की कार्य समिति के गठन के वक्त जो है एक मोहनदास करमचंद गांधी का एक चमचा था गोविंद वल्लभ पंत, तो वो एक सूची लेके आया इनके पास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास। उसने ये कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कि बापूजी की ये इच्छा है कि आपकी कार्य समिति में इनको शामिल किया जाए। वो सूची देख करके ही हमारे नेताजी ताड़ गए कि पिछले एक साल तो बड़े मुश्किल से गुजरा था, यानी इन कांग्रेसियों को देशभक्ति के माहौल में लाने, देशभक्ति के माहौल में लाने के लिए या देशभक्ति के जज्बा उनमें पैदा करने के लिए। लेकिन अब ये मंडली जो है जिस तरह का ये कह रहा है कि उनकी कार्य समिति में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए, तो ये बहुत बड़ा वो षड्यंत्र है और हमको मैंने उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी शैली में अपने ढंग से काम करने सब नहीं देंगे और बदनामी होगी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये सोच करके वो और पूरा स्थिति का आकलन करके हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव प्रतिस्पर्धा में कंटेस्ट में जीत चुके थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल। और फिर इसके बाद वो बंगाल प्रदेश में चले गए। बंगाल प्रदेश का जो है कांग्रेस में, वहां पर भी इन दोनों गद्दारों ने, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा ही षड्यंत्र करके उनको बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी निष्कासित करवा दिया। तो फिर इसके बाद जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने फैसला किया कि पूरा माहौल सब ये दोनों गद्दार जो है जकड़े हुए हैं, तो इस पर यानी माथा पीटने से कोई फायदा नहीं। तो बाहर की शक्तियों का माने उनका साथ लेने के लिए ये देश के बाहर निकल पड़े। एक बात जो लगता है कि ये पूरी बात इसमें शायद पूरा न यानी संपूर्ण बात इसमें न इसमें आ पाए या कवर हो पाए। अगले आने वाले एपिसोड में उसके चर्चा हम वो जारी रखेंगे। तो एक बात जानना जरूरी है कि भारत से बाहर निकलने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे और मुख्यतः जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के ही थे, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत के बाहर निकलने में मदद की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यदि उनकी गाथा, उनकी कहानियां, उनके चर्चे यदि जन जन में होता तो काफी स्पष्ट होता कि भाई किस प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से तमाम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस की सहायता की। और हमने ये भी बताया था कि वो
जो गुजरात के जो व्यापारी थे, गुजरात में जो सौराष्ट्र के राजकोट जिले के जो धोराजी कस्बे के जो व्यापारी थे, जिनका व्यापार चलता था रंगून में, उन्होंने अपने अपने व्यापार को बेच करके 1 करोड़ रुपया आजाद हिंद फौज बनाने के लिए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में रख दिया। ऐसी मिसाल आपको जो है वो ऐसी मिसाल आपको कहीं कहीं नहीं मिलेगी। यानी कांग्रेस को फंड करने वाले, कांग्रेस को वित्तीय सहायता देने वाले, चाहे वो जमुनालाल बजाज हो, चाहे घनश्याम दास बिरला हो, और ये दोनों अंग्रेजों के चमचे थे, जमुनालाल बजाज भी और घनश्याम दास बिरला भी। अरे ये तो इसको तो जो वो अंग्रेजों ने इस जमुनालाल बजाज को कुछ उपाधि भी दिया था, वो चमचागिरी वाला जो उपाधि होता है, सर या नाइटहुड या राय बहादुर, कुछ दिया था। और मजिस्ट्रेट और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का भी उपाधि दिया था अंग्रेज सरकार ने इसको, जमुनालाल बजाज को। तो आज भी जो वित्तीय सहायता करते हैं, डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, तो वो अपने अपने व्यापार के लाभांश, अपने व्यापार के में जो मुनाफा होता है, जो लाभांश होता है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा वो दान करते हैं। लेकिन कोई आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी, कि कोई भी योगदान देने वाला अपने पूरे व्यापार को ही नष्ट करके, उसको बेच करके वो जो है वो फंड करे और सहायता करे। लेकिन ये मिसाल हमारे मरफानी जी, मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, जो कि गुजरात के रहने वाले, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपया हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में रख दिया। सुभाष चंद्र बोस जो है बहुत दुखी हुए इस बात के लिए कि इन्होंने योगदान के लिए अपने पूरे व्यापार को ही नष्ट कर दिया। और उन्होंने सवाल भी किया कि मरफानी जी, आप क्या कर रहे हैं? आपका परिवार है, आपका व्यापार है, क्या होगा सबका? मरफानी जी जो है सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति के जज्बे से प्रेरित होकर के उन्होंने कहा कि नेताजी, अब हमको व्यापार की क्या जरूरत है? हम भी आपकी इस आजाद हिंद फौज में शामिल होते हैं एक सैनिक के रूप में। और शामिल हो गए, मरफानी जी शामिल हो गए। और इसलिए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहला सेवके हिंद जो उसमें आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सैनिक सम्मान था, वो मरफानी जी को दिया। जैसे इसमें सर्वोच्च सैनिक सम्मान क्या है? परमवीर चक्र है। तो आजाद हिंद फौज का जो है सबसे बड़ा सम्मान था सेवके हिंद। तो सुभाष चंद्र बोस ने पहला सेवके हिंद की उपाधि जो है मरफानी जी को दिया। भारतीय जनता दल वो इसलिए बता रहा है कि सारा वृतांत, कथाएं, वर्णन यदि जन जन तक होता तो सुभाष चंद्र बोस की भक्ति का और लोगों में देशभक्ति का संचार तो होता ही। हमारे माने हिंदू मुस्लिम एकता के विषय में और मजबूती आती और जो है आपसी विश्वास बढ़ता है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने कितना बड़ा योगदान जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के लिए और उनकी आजाद हिंद फौज के लिए किया। तो इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर भारतीय एकता की बात करता है और उसमें जो है इसलिए कहता है कि इस देश को प्रेरणा लेनी होगी हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह इत्यादि से। लेकिन बीजेपी वाले जो है कभी भी इनको सम्मान नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति या हमारे पुराण में वो, और फिर ये दर्द शुरू हो जाता है कि हमारे कुरान में, हमारे इस्लाम में।
ये सारे इस तरह के जो षड्यंत्र हैं बीजेपी के द्वारा, और उनके साथ जो है चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे ये गद्दार राहुल गांधी, गद्दार कम्युनिस्टों के द्वारा इस तरह के माहौल को नष्ट करना होगा, तभी जाकर के ये देश बचेगा। और इस मौके पर भारतीय जनता दल बस यही कह रहा है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस सारे वीडियोस को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए या न करिए, ये आपके विचार पर आपके विचार पर निर्भर करता है, लेकिन सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब करिए, मैंने आगे बढ़ाइए। जन जन तक पहुंचना जो है एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो और भी आगे बातें करनी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।